अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो तमाम जहानों का ला शरीक मालिक व मुख्तार है। ए अल्लाह अपने आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। आगाज में बलूचिस्तान से आपको खबर देंगे। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के बाजार में बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए हैं। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के बाजार में बम धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 8 अफराद जख्मी हुए हैं। धमाके से मुताद्दिद करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के बाजार में बम धमाके में एक शख्स जाँ बहक जबकि 8 अफराद जख्मी हो गए। आपको बताएं कि धमाके से मुतादिद करीबी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। बलूचिस्तान के जिला तुर्बत के बाजार में बम धमाके के हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकड़ से। अब्दुल गनी काकड़, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक क्या शवाहिद मिल सके हैं? देखें, बलूचिस्तान का जो शोरी ज़दा जिला है तुर्बत, वहाँ बाजार में ये धमाका हुआ है। जो वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी हुकाम है उनसे मेरी बात भी है। उन्होंने तस्दीक की कि एक रिमोट कंट्रोल डिवाइस जो कि एक मोटरसाइकिल में प्लांट की गई थी, उसके जरिए ये धमाका किया गया है। इस धमाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में मजमूई तौर पर 13 अफराद जो है जख्मी हुए हैं, जबकि एक शख्स जो है जाँ बहक हुआ है। जख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनमें 5 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं, जिनको इस वक्त करीबी जो अस्पताल है वहां मुंतकिल कर दिया गया है। इस इलाके को जहां ये धमाका हुआ है, यहाँ पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात रुनमा होते रहे हैं और इस वक्त चारों अतराफ से इस शाहराह को जहां ये धमाका हुआ है, इसे सिक्योरिटी एहलकारों ने घेरे में ले रखा है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें इस वक्त मौके पे मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ जावियों से जायजा ले रही है और जो शवाहिद हैं वो इस वक्त इकट्ठे किए जा रहे हैं। जख्मी होने वाले जो अफराद हैं उनमें 5 अफराद ऐसे भी बताए गए हैं जिनको स्प्लिंटर्स लगे हैं, शदीद जख्मी हैं। उन्हें इस वक्त करीबी जो अस्पताल है तुर्बत वहां मुंतकिल कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़ अपडेट करने के लिए। खातून का मसला 4 साल तक हल क्यों न किया? नेपरा हेडक्वार्टर्स में हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के खिलाफ अवामी शिकायत पर समाअत के दौरान चेयरमैन नेपरा ने सीईओ हेस्को से सवाल कर दिया। कामरान चौधरी से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी कामरान। जी बिल्कुल, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मामले पर गैर एलानी लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का ये मामला है। शिकायत अवामी शिकायत का फैसला किया गया। नेपरा की जानब से रोज जो है वो नेपरा की जानब से पब्लिक नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद ये आज समाप्त हुई है और अवामी समाअत है जिसमें ताजिर बरादरी, वज़ीर तवानाई सिंध, इसके अलावा हैदराबाद के शहरी जो हैं रीजन के वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सीईओ हेस्को, इसके अलावा आला हुकाम जो है हैदराबाद सप्लाई कंपनी के वो शरीक है समाअत में। चेयरमैन नेपरा ने जो है वो सबसे बात की है हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की कारकर्दगी पर, क्योंकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जो सीईओ है उन्होंने नेपरा हुकाम को समाअत के दौरान बताया कि 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग उन इलाकों में है जिन ट्रांसफार्मर पर बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है आपको। इसके बाद चेयरमैन नेपरा सतीश फारूकी का कहना था कि अगर ऐसे मसाइल का सामना है तो फिर आप लिख कर क्यों नहीं देते नेपरा को, तो नेपरा उस पर कोई कार्रवाई करे, वजारत तवानाई को या वफाकी हुकूमत को लिख कर भेजे कि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो फेल हो चुकी है, उसकी कारकर्दगी जीरो है। जिस पर सीईओ ने कहा कि नेपरा को सारी मालूमात नेपरा के साथ शेयर करेंगे। मसाइल बहुत ज्यादा है इलाके में, लेकिन इन इलाकों में ज्यादा नुकसानात हैं, माली नुकसानात का सामना है, उसको दोनों इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। इस पर वज़ीर आला सिंध जो है, वज़ीर तवानाई सिंध जो है वो भी शरीक हो गए इतनी ही देर में। उन्होंने फिर बताया कि सीईओ जो है वो हेस्को कंपनी के वो नेपरा अथॉरिटी को झूठ बोल रहे हैं। 18 से 22 घंटे की लोड शेडिंग का सामना है हैदराबाद रीजन में, जिस पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने कहा कि इलेक्ट्रिक के बाद अगर कार्रवाई का फैसला किया गया तो वो कार्रवाई जो है वो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के मामले पर होगी, क्योंकि हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो सार्फिन से बिल तो वसूल कर रही है, जब वो सार्फिन बिल अदा कर रहे हैं उन सार्फिन के साथ भी जो है वो गैर मुनसिफाना रवैया अपनाया जा रहा है। अगर लाइन लाफिस या ट्रांसमिशन में कोई खराबी का मसला है तो उसमें सार्फिन का क्या कसूर है?
इसी पर एक मामले में जो है वो इसी बहस के दौरान एक मामले में एक खातून का केस जो है वो सामने रखा गया। वज़ीर तवानाई सिंध की जानिब से खातून का केस जो है वो 4 साल से एसओ के पास है और वो मामला जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ। मीटर काटा गया उस खातून का और उसके बाद ओवर बिलिंग के मामला पर वो खातून जो है वो 4 साल से हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के चक्कर लगा रही है, लेकिन उसके मामले को हल नहीं किया गया, जिस पर चेयरमैन नेपरा सुशीफा शाहरुखी ने तमाम रिकॉर्ड जो है वो मंगवा लिया है नेपरा हेडक्वार्टर और कहा है कि इस मामले को मैं अब खुद देखूंगा। मुझे हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के जितने भी हुक्काम है उनको इस्लामाबाद क्यों न बुलाना पड़ा या मुझे जो है वो हैदराबाद क्यों न जाना पड़ा, मैं जाके इस मामले को देखूंगा कि अगर 4 साल से एक तारफ के साथ हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का ये रवैया है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। और अवामी समात है, अवामी समात के बाद जो है वो इन शिकायत का जो शहरियों की जानिब से, ताजे बरादरी की जानिब से या सियासी लोगों की जानिब से शिकायत नेपरा हेडक्वार्टर में जो है वो चेयरमैन नेपरा के सामने रखी जा रही हैं, उन पर जो है वो आला हुकाम जो है हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के उनको जो है उनके अजाले का कहा जाएगा और उसके बाद जो है वो चेयरमैन नेपरा जो है वो आला सतह के खिलाफ जो है वो नेपरा हेडक्वार्टर में करेंगे। 4 रोज की समात है, 24 जुलाई तक जो है वो समात होगी। उसके बाद जो है वो नेपरा अथॉरिटी जो है वो फैसला करेगी कि इन डिस्कोज के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। सही, बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी आपका। इस्लामाबाद में शहर के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी गई। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में शहर के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी दफा 144 के तहत कानून नाफिज किया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया? जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने शहर के अंदर जो जानवर बेचने के लिए लोगों ने छोटी छोटी कैम कर दी गई थी, उस पर पाबंदी आयद कर दी है। उसके हवाले से दफा 144 भी नाफिज कर दी गई है और जिसमें यह कहा गया है कि जो मुख्तलिफ मकामात हैं उन पर वहां पर जो जानवरों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। 4 मकामात ऐसे हैं जहाँ पर जिला इंतजामिया ने इजाजत दी है, जिनमें से एक तरामड़ी है, बाराकऊ है, तरनोल और रवात है। ये मुख्तलिफ जगह हैं जिसके इल्जाम हमने ये देखा है गुज़श्ता दिनों जो शहर के अंदर लोग जो है मुनाफे की जानवरों को लेकर मुख्तलिफ सड़कों पर, चौक चौराहों और सिग्नल पर मौजूद होते थे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए जिला इंतजामिया ने एक्शन लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा है कि अगर ये लोग इसी तरह यहाँ पर बेचते नजर आए तो उनको जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको जुर्माने भी किए जाएंगे। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर आपका। कराची में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग ने हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। कराची में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग की कार्रवाई, हवाला हुंडी का दूसरा खुफिया बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ा गया। मुल्क दुश्मन अनासर को फंड्स पहुंचाने वाला मुलजिम जुनेद जेर हिरासत। मुलजिम जुनेद को धोरा राजी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर। जी बिल्कुल, देखिए मुलजिम जुनेद को धोराजी के इलाके से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मुलजिम ने हवाला हुंडी के आलमी नेटवर्क का जो है वो कारिंदा और मनी एक्सचेंज कंपनी का मैनेजर है। ये कहना है FIA हुक्काम का। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स को कराची में रकम जो फराहम की जा रही थी, मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि उसमें ये नेटवर्क जो है वो भी मुलविस पाया जाता है। रकम दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, दीगर आलात और हथियारों की खरीदारी में इस्तेमाल होती थी। हवाला हुंडी का एक नेटवर्क पहले भी जो है वो पकड़ा जा चुका है, जिसका ताल्लुक जो महमूद सिद्दीकी ग्रुप से था। भारत से महमूद सिद्दीकी ग्रुप जरिए ईमेल जो है वो कराची में गाँव मुलजिमान को जो है वो टास्क देता है और IP के मुताबिक ज्यादातर ईमेल जो दिल्ली से भेजी जाती है, एक कोड वर्ड ID भेजी जाती है जिसे बताकर रकम वसूल की जाती है। तो ये तमाम तर चीजें हैं जो मुसलसल जो कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पिछले 3 माह के दौरान ये दूसरा बड़ा नेटवर्क है जिसका एक सरगना जो है वो पकड़ा गया और ये बताया जाता है कि ये आदमी जो है वो एक्सचेंज कंपनी में काफी अच्छे से काम भी कर रहा है, मैनेजर भी, और तफसीलात रकम की इसमें महारत भी रखता है। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद आपका। और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सावन रुत जारी है। बादल, बारिश, हवा ने माहौल रंगीन बना दिया है। इस्लामाबाद में पर्वतों पर झुके सुरमई बादलों ने शहरियों को महसूर कर दिया। कराची में रिमझिम ने गर्मी से सताए हवाओं को सुकून बख्शा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र करम ने समा बांध दिया। चरिंद परिंद चहक उठे हैं तो हरियाली भी मुस्कुरा उठी है। मॉनसून के तीसरे स्पेल ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एंट्री दे दी। ठंडी हवाएं भी चली, मेगा भी खूब बरसा। अब्रे रहमत और बरसेगा।
मौसम का हाल बताने वालों ने बरखा रुत जारी रहने की नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश ने मौसम के रंग बदल दिए। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, पंजाब, मशरकी बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश बरसी। जेहलम, चकवाल, बखर, लिया, डीजी खान, बारखान, सोप, कश्मीर, एबटाबाद, हरीपुर, सवात, दीर, शांगला, बुनेर और मनसेरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने गर्मी की छुट्टी कर दी। लाहौर में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। कराची में भी हल्की बारिश ने समा बांध दिया। बारामूला, लिया और लद्दाख में खूब बादल बरसे। उधर सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म रहा। सक्खर, लड़काना, जैकबाबाद में आंधी के साथ बारिश की तवक्को है, जबकि थर पारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन और ठट्टा में हल्की बारिश हो सकती है। पंजाब में मानसून की तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने और करंट लगने से 21 अफराद जान की बाजी हार गए। मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। भर में सावन अपने पूरे जोबन पर है। बारिशें जहां राहत का बाइस बन रही हैं, वहीं हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं, जो घरों के उजड़ने का सबब बन रहे हैं। तालियावाला में एक खानदान पर कयामत गुजर गई। एक घर के 12 अफराद बारिश के बाइस घर की छत जमीन बोस होने से नीचे दब गए। 7 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि हादसे में 5 लोग जख्मी भी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत लाशों और जख्मियों को मलबे से निकाला। फैसलाबाद के नवाही गाँव में भी मूसलाधार बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। मरने वालों में 2 बहनें और 2 भाई शामिल हैं। मुल्तान और पाकपतन में खातून समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कसूर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफानी बारिश से 3 छतें गिर गयीं, जिससे 2 खवातीन समेत 3 अफराद दम तोड़ गए। बिहाड़ी में करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। चिन्योर झंग रोड पर भी करंट लगने का वाकया पेश आया, जिसमें 14 साल का नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लिया में बारिश के बायस घर की दीवार गिरने से खातून जान की बाजी हार गयी। मालाकंड में मट्टी का तोदा गिरने से एक बच्चा जाँ बहक, जबकि 2 जख्मी हो गए। जख्मियों को दरगई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने हादसात में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। उस्मान बुज़दार ने जख्मी अफराद को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की भी हिदायत की है। मानसून की बारिशें नाला लई के किनारे बसने वालों के लिए वबाले जान बनती जा रही हैं। नालों के साइड पर गैर कानूनी तामीरात से नाले सुकड़ना शुरू हो गए हैं और नालों पर कूड़ा करकट के ढेर इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत हैं। मजीद जानते हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदा सुहेल राजा से। जी सुहेल। बिल्कुल हर साल की तरह मानसून में बारिशों का जब स्टार्ट होता है तो रावलपिंडी के जो नाला लई से मुंसलिक जो छोटे नाले हैं, जिसमें जावेद कॉलोनी, आरिया मोहल्ला और नया मोहल्ला, उस्मानपुरा के जो छोटे नाले हैं, वहाँ पे तुगयानी आती है और पानी जो है वो बाहर निकलता है नालों से और लोगों के घरों में दाखिल होता है, जिससे शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरियों का काफ़ी नुकसान भी होता है। इस सिलसिले में ये जावेद कॉलोनी का ये इलाका है, हम इस टाइम मौजूद हैं। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं नाला मुकम्मल तौर पर वो बंद है और इस राइट साइड पे मेरे देख सकते हैं कब्जा माफिया का भी राज है और गैर कानूनी तामीरात यहाँ पर की गई है, जिससे जो है वो नाले जो है वो सुकड़ गए हैं और शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जबकि ज़िले इंतजामिया की अगर हम बात करें, ज़िले इंतजामिया के दावे जो हैं वो इसके बरक्स दिखाई देते हैं। ज़िले इंतजामिया सिर्फ नाला लई के अलावा जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई में मसरूफ़ है और उनका जो कूड़ा किरकी ढेर है नाला लई का, उसको वहाँ से उठाकर किसी दूर दराज इलाकों में डंप किया जा रहा है। लेकिन छोटे नालों की तरफ बिल्कुल भी सफाई नहीं की जा रही। बारिशें थोड़ी सी होती हैं और ये नाले भर जाते हैं और पानी बाहर आता है। शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन और दूसरी अगर हम बात करें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान की, तो उनका भी यही जो है वो दावे करते हैं कि छोटे नालों की सफाई का अमल जारी है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स दिखाई दे रही है। सफाई का जो छोटे नाले हैं वहाँ पर किसी किस्म की सफाई नहीं की जा रही और हुकूमती दावे जो है वो इसके बरक्स दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सुहेल राजा आपका। मानसून बारिशों के आगाज के बावजूद कराची की इंतजामिया की आंख ना खुल सकी। नालों की सफाई का काम ताहाल नामुकम्मल है। शहर के दूसरे नालों की तरह न्यू कराची का भी नाला कूड़ा क्रिकेट से भरा पड़ा है। मजीद जानेंगे अता हुसैन से। जी अता। जी कराची में महकमा मौसमियात की जानिब से जो है बारिशों की पेशनगोई की गई है, मगर शहर में मौजूद जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई ताहाल नहीं हो सकी है। नालों में कचरे का अंबार लगा हुआ है। नालों पर जो है कचरे ने पूरी चादर ओढ़ी हुई है। क्योंकि नालों का पानी जब सही से नहीं जा सकेगा तो बारिशों का पानी किस तरह जा सकेगा। शहर के बेशतर नाले जो है उनकी हालत बहुत बुरी हुई है। इस वक्त मैं न्यू कराची
मैं मौजूद हूँ, वहाँ न्यू कराची के नाले पर मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन असगर आपको दिखाए कि ये नाला है जो कि कचरा कुंडी का मंजर पेश कर रहा है। कचरे ने पूरी तरह इस नाले के ऊपर चादर उड़ी हुई है, दूर दूर तक जो है कचरे के अंबार लगे हुए हैं। इस नाले के अतराफ में काफ़ी बड़ी आबादी भी कायम है, जो मकीन जो है यहाँ के वो भी शदीद परेशान है। उनका यही कहना है नालों की सफाई नहीं होती है, बारिशें होती हैं तो नालों में जो है बारिशों का पानी ओवरफ्लो हो जाता है। कहीं जो है नालों की सफाई का काम शुरू हुआ है तो वहाँ पे सिर्फ एक मशीनरी जो है हैवी लगाई गई है, उसके जरिए नालों का काम जारी जो इंतहाई सुस्तगी का शिकार है। जबकि वज़ीर आला सिंध ने बारिशों से कबल ही जो है वो कमिश्नर कराची को जो हिदायत दी थी, हुक्म दिया था कि नालों की बर वक्त सफाई की जाए ताकि जो ये मसाइल पेश आते हैं वो मसाइल पेश ना हो। नालों की सफाई के लिए फंड्स भी रिलीज किए गए थे, लेकिन ताहाल अब तक जो है नालों की सफाई जो है वो नहीं की गई है। जी बहुत शुक्रिया अता हुसैन आपका। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत से मुकदमात की तफसीलात तलब और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगी सहरिश खान। सुप्रीम कोर्ट में दहशतगर्दों की रिहाई के हुक्म के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि फौजी अदालतों से ट्रायल के बाद मुजरिमान को सजा हुई। हर केस के अपने शवाहिद और हकायक हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि क्या मुजरिमान रिहाई के फैसले के बाद जेलों में हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मुजरिमान जेलों में हैं। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करे। अदालत ने तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया और 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म मुअत्तल कर दिया। केस की समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने 196 दहशतगर्दों की रिहाई का हुक्म दिया था। फौजी अदालतों में तमाम दहशतगर्दों का ट्रायल हुआ था। सहरिश खान, सच न्यूज, इस्लामाबाद। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्क लेन रेफरेंस का ट्रायल रोकने के लिए एहतसाब अदालत में नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि पहले इस कानूनी नुक्ते पर फैसला किया जाए कि ये रेफरेंस अदालती दायरा इख्तियार में आता है या नहीं। आसिफ जरदारी की जानिब से नई दरख्वास्त पर नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने एतराज उठा दिया। उन्होंने कहा कि इसी नौयत की एक दरख्वास्त तो पहले भी दायर है, नई दरख्वास्त ताखीरी हरबा है। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने कहा कि पहली दरख्वास्त में जो बातें कही गयी, दूसरी दरख्वास्त में भी वही बयान की गयी। उनको रात को ख्वाब आ जाता है कि सुबह नई दरख्वास्त दायर करनी है। फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के बाद रेफरेंस खारिज करने की दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। कराची में फर्द जुर्म आयद करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। अदालत से इस्तदा की कि दरख्वास्त भारी जुर्माने के साथ मुस्तरद की जाए। नए प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रेफरेंस खारिज करने का इख्तियार हाई कोर्ट के पास है, एहतसाब अदालत के पास नहीं। आसिफ जरदारी की नई दरख्वास्तों का मकसद ताखीरी हरबे अपनाना है। नए प्रोसिक्यूटर के एतराज पर आसिफ जरदारी के वकला और नए प्रोसिक्यूटर्स के दरमियान शदीद गर्मा गर्मी हुई, जिस पर एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने बरहमी का इजहार करते हुए वकला को तंबीह की। जज आजम खान ने कहा कि आप क्यों शोर कर रहे हैं, यहाँ किसी को सियासत नहीं करने दूंगा। उन्होंने फारूक एच नाइक को मुखातिब करते हुए कहा कि फारूक नाइक साहब, आपने दलाइल मुकम्मल करने का वादा किया था, आप अपनी पहली दरख्वास्त पर दलाइल दें। अदालती दायरा इख्तियार पर इसके साथ ही फैसला करूंगा। एहतसाब अदालत ने साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दी है। आपको बताएं कि डॉक्टर आसिम को इलाज की गर्ज से 1 माह के लिए लंदन जाने की इजाजत दी गई है। डॉक्टर आसिम फॉलोअप चेकअप के लिए लंदन जाना चाहते हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन बीमार है, लंदन में उनका इलाज जारी है। इसी पर मजीद जानेंगे मज़ाहिर सईद से। जी मज़ाहिर बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए एहतसाब अदालत ने साबिक मुशीर पेट्रोलियम डॉक्टर आसिम हुसैन को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी है। इलाज जो है वो उनके इलाज के लिए दी गई, वो लंदन जाके अपना इलाज कर सके। डॉक्टर आसिम का कहना ये है कि उनका फॉलोअप चेकअप है वो कराना, जिसकी वजह से उन्होंने लंदन जाना था और बाकायदा तौर पर अदालत से जो है वो इजाजत मांगी थी। इसके बाद अदालत ने उनको इजाजत दे दी है। डॉक्टर आसिम हुसैन बीमार हैं, लंदन में उनका इलाज जारी रहेगा, ये इनके वकील का कहना है। अदालत की 25 अगस्त तक डॉक्टर आसिम को वतन वापसी आने की हिदायत भी की है। बहुत शुक्रिया मज़ाहिर सईद, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन PTA ने अवाम की शिकायत पर एक्शन लेते हुए वीडियो शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक को आखिरी वार्निंग जारी कर दी, जबकि बीगो ऐप को ब्लॉक करवा दिया है। पाकिस्तान में वीडियो शेयरिंग मोबाइल एप्लीकेशन टिकटॉक के खिलाफ शहरियों की जानिब से बेतहाशा शिकायतें दर्ज कराई जा रही थी, जिस पर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन ने एक्शन लेते हुए टिकटॉक को वार्निंग जारी कर दी। PTA हुकाम ने टिकटॉक को वार्निंग और बीगो ऐप को ब्लॉक करने का बाज़ाब्ता इलामिया जारी कर दिया। PTA का कहना था कि टिकटॉक और बीगो पर नाजेबा और गैर अखलाकी मवाद की शिकायतें थी। नाजेबा और गैर अखलाकी मवाद से माशरे और नौजवानों पर मनफी असरात पड़ रहे थे। PTA ने सोशल मीडिया कंपनीज को नाजेबा अखलाक से मुतालिक नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन
कंपनीज की जानिब से इत्मीनान बख्श इकदाम न किए गए। टिकटॉक नौजवान लड़कियों कम उम्र बच्चियों को प्रमोट कर रहा था। बच्चे टिकटॉक पर वीडियोस वायरल के असरात से निपटने से कासिर थे और बच्चियों की वीडियोस पर 40 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों के कमेंट्स नुमाया थे। टिकटॉक पर नौजवान बच्चियों की वीडियोस भी लीक की जा रही थी। हुकूमत पर माशरे के हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी है। शहरी सोशल रवाबित के लिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी ऐप इस्तेमाल करें। बड़ी ईद कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि जोनल रुयत हिलाल कमेटीज के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। बड़ी ईद कब होगी? जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा, जबकि जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। जिलहज का चांद देखने का मिशन, बड़ी ईद का चांद नजर आएगा या नहीं, फैसला आज होगा। ईद उल अजहा की तारीख और जिलहज 1441 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी आज सर जोड़ेगी। वजारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान मरकजी इजलास की सदारत करेंगे, जबकि जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास अपने अपने मकामात पर होंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटीज के इजलास इस्लामाबाद और सूबाई हेडक्वार्टर्स में बैक वक्त होंगे। कराची में मरकजी इजलास बाद नमाज असर महकमा मौसमियात के दफ्तर में होगा। इजलास में चांद नजर आने या न आने से मुतालिक फैसला किया जाएगा। आज पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ जाएगा। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बता दिया। ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। आज पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ जाएगा। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने बता दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि चांद की पैदाइश रात 10:33 पर हो चुकी। अगर बादल हो तो रुयत ऐप डाउनलोड करें, चांद का बिल्कुल सही मकाम देखें। वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से कहा गया है कि आज पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ जाएगा। चांद की पैदाइश 10:33 पर हो चुकी। अगर बादल हो तो रुयत ऐप डाउनलोड करें, चांद का बिल्कुल सही मकाम देखें। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज 22 जुलाई बरोज बुध को होगी। हज का रुकन आजम वकूफा अरफा जुमरात 30 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज 22 जुलाई बरोज बुध को होगी। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा जुमेरात 30 जुलाई को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में जिलहज 22 जुलाई बरोज बुध को होगी और मनासिक हज का आगाज 28 जुलाई से होगा। वकूफ अरफा 30 जुलाई और ईद उल अजहा 31 जुलाई को होगी। हुजाज कराम की आमद का सिलसिला बरोज जुम्मा 24 जुलाई से शुरू होगा। कोरोना वायरस के पेश नजर तमाम हुजाज कराम को मक्का आने से कबल 7 दिन के लिए करंटीन होना लाजमी करार दिया गया है, जबकि मुकम्मल तिब्बी यकीन दहानी के बाद मिना और मखसूस रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया जाएगा। जैसे जैसे ईद कुर्बान करीब आ रही है, मंडियों की रौनकों में इजाफा होता जा रहा है। खरीदारों की तवज्जो हासिल करने के लिए मंडियों में व्यापारी अपने मनपसंद जानवरों को मुख्तलिफ हरबे आजमा रहे हैं। लाहौर की सगियां मंडी में फरोख्त हुए आए राजू और बादल से मिलवा रहे हैं नबील नकवी। जी नबील। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। दूर दराज से व्यापारी हजरात जो हैं वो जानवर जो हैं वो लेकर लाहौर में पहुंच चुके हैं और कस्टमर्स हजरात के यहाँ जो वेट कर रहे हैं मौजूद हूँ। लाहौर के सगियां पुल पे जो मंडी लगी हुई है, यहाँ पर आप मेरी रकम में देख सकते हैं कि यहाँ इंतहाई खूबसूरत और बड़े जानवर आप यहाँ देख सकते हैं। इसका नाम इसके मालिक के मुताबिक जो है राजू बताया जा रहा है, जिसकी कीमत यहाँ पे 12 से 13 लाख रुपए मुझे उसने बताई है। और यहाँ पे जो इसकी कीमत, इसका नाम जो है बादल, उसने मुझे इसका नाम बताया। और इंतहाई खूबसूरत और बड़े जानवर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मौजूद है सगिया पुल की मंडी पर। इसके मालिक मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इनको क्या खिलाया है जो माशाल्लाह इतना सेहतमंद ये जानवर है। और 12 लाख रुपए का जो बेच रहे हैं, इसकी क्या बात है और कहाँ तक ये अपना आखिरी कर देंगे? जी सर बताइएगा। सबसे पहले ये बताएंगे आप लोगों ने इनको खिलाया क्या है जो इतना ये खूबसूरत और बड़ा जानवर है? भैया ने इसको दूध पिलाते हैं, मक्खन और वंडा हमने बनाया हुआ। अच्छा, कितनी, एक तो मुझे पहले बता देंगे ये बादल की कीमत आप कितनी है और उसकी राजू कितनी और कितनी लास्ट कितनी हो जाएगी? आप कितने तक सेल कर देंगे? 25 लाख रुपया दोनों का। दोनों का 25 लाख रुपया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये बादल की जो है ये आप मुझे सेल कर दें तो कितने तक आप मुझे दे देंगे? 10 लाख तक। 10 लाख तक। जी बिल्कुल, 10 लाख जो बादल है और 12 लाख रुपए की जो इन्होंने मुझे कीमत बताई है वो राजू की बताई है। इनके इस वक्त यहाँ पे मौजूद सारे यहाँ बड़े जानवर नजर आ रहे हैं। इनके मुताबिक यहाँ पे 5 से 6 लाख से इनकी यहाँ पे कीमतें शुरू होती हैं और इससे ऊपर जो हाई जाए जा रही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जानवर भी जो हमें यहाँ पे खूबसूरत और बड़े बच्चे यहाँ पे हम लोग यहाँ खड़े नजर आ रहे हैं। और यही खूबसूरती लाहौर इस वक्त लाहौर की तमाम मंडियों में हमें देखने में मौजूद। यहाँ पे व्यापारी हजरात जो है पूरी उम्मीद है कि जो कीमतें ये लोग अपने हिसाब से लगाएंगे
گے کیونکہ اس دفعہ تھوڑے سے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہیں. یہ لوگ پوری امید ہے کہ یہ لوگ جو قیمتیں لگائیں گے, جو ان کسٹمر حضرات ہیں وہ آئیں گے اور ان لوگوں کی من پسند قیمتوں کے مطابق ان کو خرید لیں گے. جی صحیح, بہت شکریہ نبیل نقوی آپ کا. کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کالعدم تنظیم داعش کے کارکن زین شاہد کے کیس کا 1 ماہ میں فیصلہ سنا دیا. آپ کو بتائیں کہ کراچی کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے کالعدم تنظیم داعش کے کارکن زین شاہد کے کیس کا 1 ماہ میں فیصلہ سنا دیا ہے. مزید جانیں گے اشرف سولنگی سے. اشرف بتائیے گا. جی بالکل, یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کالعدم تنظیم داعش کے کارکن کو فنڈ جمع کرنے کے الزام ثابت ہونے پر, جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی ہے اور ملزم کو تقریباً 13 سال 6 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے, جبکہ اس کے علاوہ ملزم پر 70,000 جرمانہ بھی عائد کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ملزم کالعدم تنظیم داعش کا کارکن ہے. پولیس کے مطابق ملزم کو 18 جون 2020 کو خفیہ اطلاع پر انو بھائی 5 ناظم آباد سے چندہ جمع کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا تھا اور ملزم کا ایک ساتھی آصف نامی جو موقع سے فرار ہو گیا تھا اور ملزم کو آج عدالت سے جرم ثابت ہونے پر 13 سال کی مجموعی طور پر سزا سنا دی ہے. جی صحیح, بہت شکریہ اشرف سولنگی آپ کا. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر کی انشورنس فیس 2 کروڑ 61 لاکھ روپے تک پہنچ چکی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر استعمال ہیلی کاپٹر کی انشورنس فیس 2 کروڑ 61 لاکھ روپے. ایم ایس نیشنل انشورنس کمپنی نے 2 کروڑ 61 لاکھ روپے کے لیے خط لکھ دیا. پنجاب حکومت واجب الادا فنڈز جاری کرے. حکومت نے یہ فنڈ آپ کو بتائیں کہ 2019-2018 کے انشورنس کی مد میں ادا کرنے ہیں. فنڈز کی ادائیگی کے لیے معاملہ کابینہ کو ارسال کیا گیا لیکن منظوری نہیں ہو سکی. مزید جانیں گے نبیل نقوی سے. جی نبیل. جی بالکل, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے زیر استعمال رہنے والے ہیلی کاپٹر کی انشورنس فیس جو ہے 2 کروڑ 61 لاکھ روپے تک پہنچ گئی ہے. ایم ایس نیشنل انشورنس کمپنی نے ہیلی کاپٹر کے لیے واجب الادا 2 کروڑ 61 لاکھ روپے کی فنڈ جاری کرنے کے لیے پنجاب حکومت کو جو خط لکھ دیا ہے, جبکہ ایم ایس نیشنل انشورنس کمپنی کے مطابق پنجاب حکومت ہیلی کاپٹر کی انشورنس کی مد میں واجب الادا فنڈ جو ہے اور جاری کرے, جبکہ 2018 سے 2019 اور 20 کی انشورنس کی مد میں حکومت نے یہ فنڈ جو ہے وہ ادا کرنے ہیں, جبکہ حکومتی ذرائع کے مطابق فنڈ کی ادائیگی کے لیے معاملہ جو کابینہ کو ارسال کر دیا گیا ہے. جی لیکن ابھی تک جو منظوری نہیں ہو سکی ہے. جی بہت شکریہ نبیل آپ کا. عید قرباں کی آمد اسلام آباد کے ترامڑی چوک پر لگائے گئے مویشی منڈی میں ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, جبکہ گزشتہ رات شہر میں ہونے والی بارش نے مویشی منڈی کے تمام انتظامات کو ابتر کر دیا ہے. مزید جانیں گے سہرش خان سے. جی سہرش. جی بالکل, عید کی آمد اور اسلام آباد میں مویشی منڈیاں بھی قائم کر دی گئی ہیں. ہم اس وقت ترامڑی چوک کی مویشی منڈی کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر ایس او پیز جو ہیں ان پر کچھ خاص عمل درآمد نظر نہیں آ رہا. سینیٹائزرز تو یہاں پر موجود ہیں, مختلف گیٹس کے پاس یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں, انٹری جو پوائنٹس ہیں ان کے پاس بھی رکھے ہوئے ہیں, لیکن ان کو کوئی استعمال کرنے والا یہاں پہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے. جبکہ اس کے علاوہ ماسک جو ہیں وہ بھی کچھ لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے نہیں پہنے ہوئے, اور آنے جانے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی سختی بھی یہاں پر نہیں ہے. تو ایس او پیز پر عمل درآمد مکمل طور پر یہاں پر نہیں ہو رہا, جبکہ مویشی منڈی کی ہر سال جو ایک خاص رونق ہوا کرتی تھی اسلام آباد شہر کے اندر, وہ بھی اس دفعہ دیکھنے میں نہیں آ رہی. کورونا وائرس کے پیش نظر جو مویشی منڈیاں کافی حد تک ویرانی کا جو ایک منظر ہے وہ پیش کر رہی ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں مویشی منڈی اس وقت تقریباً خالی سی ہے, صرف جانور کھڑے ہوئے, خریدار یہاں پر نہیں ہیں. بیوپاری جو ہیں ان کے بھی چہرے کافی افسردہ سے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گاہک آئیں ان کے پاس, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے سے یہ منڈی لگی ہوئی ہے لیکن گاہکوں کی جو ایک تعداد ہے کافی زیادہ کم ہے. کوئی بہت ٹائم گزرنے کے بعد کوئی یہاں پر آتا ہے اور اس کے حوالے سے پھر قیمت کے اوپر بحث ہوتی ہے. جبکہ دوسری طرف یہاں پر جو گزشتہ رات اسلام آباد میں بارش ہوئی ہے اس نے بھی ان لوگوں کے لیے کافی حد تک مشکلات کھڑی کر دی ہیں اور جگہ جگہ اس وقت مویشی منڈی کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی کچھ خاص یہاں پہ انتظامات نہیں کیے گئے تھے. ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہ بڑی دور دراز علاقوں سے یہاں پر اپنے جانوروں کو لے کر آئے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں سارے معاملے کے اندر, لیکن جو جگہ جگہ پہ انتظامات کی بھی ایک طرف جو کمی دکھائی دے رہی ہے, بارش کا پانی بھی کھڑا ہے اس کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا. جبکہ دوسری طرف جو ایس او پیز ہیں ان لوگوں کے لیے بھی پریشانی ہے کہ آنے جانے والے جو ہیں وہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. تو ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ انتظامیہ مویشی منڈی جو قائم کی گئی ہے اس کے اندر ایس او پیز پر ضرور عمل درآمد یقینی بنائے, اس کے ساتھ ہی جو بارش کا پانی یہاں پر اب کھڑا ہے اس کے حوالے سے بھی انتظامات کیے جائیں. جی بہت شکریہ سہرش خان آپ کا. سچ نیوز میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध रेंजर्स ने कार्रवाई करके मुबैना तौर पर अगवा होने वाला लड़का बाजियाब करा लिया है। कराची फकीर कॉलोनी में मुबैना तौर पर अगवा होने वाला लड़का बाजियाब करा लिया। अकील अली को नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। लड़के को बाजियाब कराकर वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया है। पाकिस्तान रेंजर्स की इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई, कराची फकीर कॉलोनी से मुबैना तौर पर अगवा होने वाला लड़का बाजियाब करवा लिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अकील अली को नौशहरा खैबर पख्तूनख्वा से मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। लड़के को बाजियाब करा के वालिदैन के सुपुर्द कर दिया गया है। वालिदैन ने अगवा की FIR ज़ीशान नामी दोस्त के खिलाफ दर्ज करवाई थी। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाई। कराची में MC के बरतरफ किए गए मुलाजिमीन ने फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आपको बताएं कि कराची में MC के बरतरफ किए गए मुलाजिमीन ने फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। कराची में MC के बरतरफ किए गए मुलाजिमीन के फैसले के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अशरफ सोलंकी से। जी अशरफ। जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ पोस्टों पर काम करने वाले KMC के 1000 से ज्यादा मुलाजिमीन हैं जिनको मुलाजमत से फारिग करने का मामला अदालत में आया है। बरतरफ किए गए मुलाजमीन ने फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और मुलाजमीन को KMC से फारिग करने से अदालत में सलाह की गई है कि रोका जाए। अदालत ने कहा कि क्या KMC 1000 मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। सबको बरतरफी के लिए लेटर जारी हो चुके हैं। अदालत का ये सवाल था KMC के हुकाम से, जबकि वकील ने अदालत में कहा कि फिलहाल चंद मुलाजमीन को निकाला गया है, जबकि मुलाजमीन को बरतरफ करने का लेटर भी जारी नहीं हुआ तो हम किस चीज पर हुक्म करें। अदालत ने ये कहा कि जिनको निकाला गया है उनकी अलग अलग दरख्वास्तें अदालत में फाइल करे और उस पर जो है सुना जाएगा उनको। फिलहाल अदालत ने तमाम मुलाजमीन को जो है बरतरफ करने से रोक दिया है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ सोलंकी, आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। कराची में मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद करने वाले कार सवार का मौक़िफ़ सामने आ गया। कार सवार कहता है कि मैं समझा मोटरसाइकिल सवार मुझे लूटना चाहता है। कराची में मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद करने वाले कार सवार का मौक़िफ़ सामने आ गया। कार सवार कहता है मैं समझा मोटरसाइकिल सवार मुझे लूटना चाहता है। कराची में मोटरसाइकिल सवार पर तशद्दुद करने वाले कार सवार का मौक़िफ़ सामने आ गया है। कार सवार कहता है मैं समझा मोटरसाइकिल सवार मुझे लूटना चाहता है। कराची में होने वाली वारदात के हवाले से अहम पेशरफ सामने आई है। कराची डिफेंस में कार सवार का मोटरसाइकिल पर तशद्दुद का वाक़या। मैंने मोटरसाइकिल सवार को सेल्फ डिफेंस में मारा था, मुझे लगा कि मोटरसाइकिल सवार मुझे लूटने आया है। कार सवार फारूक की जानिब से नैरेटिव सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैंने डर कर उसे डंडा दे मारा। मोटरसाइकिल सवार शख्स के साथ ज्यादती हुई है। मेरे अहले खाना ने जख्मी के अहले खाना से मुलाकात करके माजरत की। जख्मी शख्स ने हमें मुआफ भी कर दिया है। कराची डिफेंस में कार सवार का मोटरसाइकिल पर तशद्दुद का वाकया। कार सवार फारूक का कहना है कि मैंने मोटरसाइकिल सवार को सेल्फ डिफेंस में मारा था, मुझे लगा कि मोटरसाइकिल सवार मुझे लूटने आया है, मैंने डर कर उसे डंडे दे मारे। मोटरसाइकिल सवार शख्स के साथ ज्यादती हुई। मेरे अहले खाना ने जख्मी के अहले खाना से मुलाकात करके माजरत की है। मुजाहिर सईद से मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मुजाहिर। जी बिल्कुल, देखिए गुज़िश्ता रोज एक वाक़या रूनुमा हुआ था जिसको इस तरह से रिपोर्ट किया गया था कि एक शख्स को जो है डिफेंस में रहने वाले शख्स ने बेसबॉल के बैट से मारा और जख्मी किया था। मोटरसाइकिल सवार बताया जा रहा था। जिस बाद पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को फौरी तौर पे गिरफ्तार कर दिया गया था। कार सवार जो ड्राइवर था फारूक, उसने अपने एक्ट पर जो है वो माफी भी मांग ली और उसके साथ उसने ये बताया कि पहले मेरी गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल को क्रॉस में रोका गया, जिसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया क्योंकि शहर कायद का रहने वाला हूँ। यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए जब वो मेरी तरफ बढ़े तो मैंने सेल्फ डिफेंस में जो है वो उन पे हमला किया, जिसके बाद वो जख्मी हो गया। उसके बाद मैं खुद ही उनको अस्पताल ले गया, लेकिन बाद में पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो ये उनका मौक़िफ़ अब सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने माफीनामा दोनों के दरमियान करवा के इन दोनों को छोड़ दिया, फारूक को रिहा कर दिया। बहुत शुक्रिया मुजाहिर, आप अपडेट कर रहे थे। पेशावर का सूबाई हुकूमत का मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबे की ताखीर की असल वजह सामने आ गई। ठेकेदारों की जानिब से मजदूरों को फंड्स और तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं अदनान शाहिद से। जी अदनान।
جی بالکل دیکھیں، پشاور میں صوبائی حکومت کا میگا پروجیکٹ بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے افتتاح کی اصل وجہ جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور وہ یہ کہ جس ٹھیکیداروں نے یہ BRT بنائی ہے آخرکار وہ خود سراپا احتجاج جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور پشاور پریس کلب کے باہر اپنے مطالبات کے حق میں سراپا احتجاج ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ فنڈ تو ریلیز کر دیا گیا ہے مگر تنخواہیں جو ہیں پچھلے 6 ماہ سے جو تنخواہیں ہیں وہ نہیں دی جا رہی، جبکہ 350 سے زائد افراد کو جو ہے ٹھیکیدار نے بلا جواز جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکن جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ اپنی حکومت کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ سر کیا کہیں گے اور وجوہات کیا ہے کہ BRT ایک میگا پروجیکٹ ہے اور آپ خود اس کے خلاف نکلے ہوئے ہیں؟ ہم BRT کے خلاف نہیں، ٹھیکیدار کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، چونکہ میں خود پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتا ہوں۔ حق اور سچ کے سامنے کھڑا رہنا یہ اصل بہادری ہے، یہ لوگوں کا اور غریب عوام کا حق ہے۔ ان عوام کے حق کے لیے میں ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں۔ 4 مہینے سے میں DSP اور EC کے سامنے ہم نارا ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی تنخواہیں دی جائے گی۔ 10 جون کی تاریخ دیا گیا، 20 جون کی دیا گیا، 10 جولائی کا دیا گیا، مگر ان سے بھی ان کی تنخواہیں نہیں ملی۔ جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، BRT پشاور کا منصوبہ ہے اور جو بندے اپلائنٹ کیے جا رہے ہیں وہ سوات، مردان، نوشہرہ، چارسدہ وہاں سے اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، تو ان کا یہی کہنا ہے کہ متعدد بار جو ہے ہماری میٹنگز بھی ہوئی مگر تنخواہیں جو ہیں ابھی تک ریلیز نہیں کی گئی۔ جو ٹھیکیدار ہیں یا جو کہ یہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ دیگر مسائلوں نے بھی جنم لے لیا۔ تو ان کا یہی مطالبہ ہے کہ اگر ہماری تنخواہیں نہیں دی گئی تو ہمارا بھی دھرنا جو ہے وہ جاری رہے گا۔ عدنان شاہد آپ پشاور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ کہتے ہیں کہ موت کا وقت مقرر نہیں، لیکن پنجاب حکومت کی عجیب منطق سامنے آئی ہے۔ شہریوں کو شام 4:30 بجے کے بعد اپنے پیاروں کی تدفین پر اضافی 2000 روپے دینا ہوں گے۔ رپورٹ کریں گے جلال حیدر۔ جینا بھی بہت مشکل ہے، مرنا بھی کوئی آسان نہیں۔ فرحت کانپوری کا یہ مصرع موجودہ حکومتی پالیسیوں کا مصداق ہے۔ پنجاب حکومت کی قبرستانوں کو 8:30 بجے کھولنے اور 5 بجے بند کرنے کی تجویز۔ مقررہ اوقات کے علاوہ تدفین کرنے پر 2000 روپے اضافی دینا ہوں گے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ اب غریب کے لیے مرنا بھی آسان نہیں رہا۔ خدا نہ خواستہ رات کو کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کو رات کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ جی ان کو نہ رکھیں، ان کو دفنائیں، تو کیا وہ 2000 ایکسٹرا بھریں گے تو پھر آئیں گے کہ یار ہمیں مردے کو دفنانے دو؟ یہ تو اس نے تو حد ہی کر دی ہوئی ہے۔ دیکھیں کاروبار ہے، ہر بندہ پریشان ہے، غریب بندہ بیچارہ ویسے ہی آگے بھوک کی وجہ سے مر رہا ہے، اس نے بیماریوں سے کیا مرنا ہے یار۔ سرکاری قبرستان میں تعینات گورکن کا کہنا ہے کہ ایک قبر کے حصول کے لیے پہلے ہی عوام سے تقریباً 10,000 روپے لیے جا رہے ہیں۔ اب اگر میت کو دفنانے کے اوقات مقرر کیے جائیں گے تو اس پر عمل درآمد مشکل ہوگا۔ اگر 2000 روپے لے رہی ہیں وہ زیادہ لے رہی ہے، کیونکہ پہلے جو غریب لوگ ہیں وہ تو پہلے بہت زیادہ پریشان ہیں، کیونکہ وہ جب پرچی کٹانا ہے تو پہلے ہی رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا، یہ ہمارے پاس تو یہ ہے، فلان ہے، ٹینگ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کے پاس بیچارے کے۔ تو اگر یہ غلط ہے، امیر آدمی تو دے دے گا، غریب آدمی نہیں دے سکتا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مختلف طریقوں سے ٹیکس لگانے سے عام آدمی کے لیے تدفین میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ لاہور کے قبرستان میں تدفین کے اخراجات کم سے کم سرکاری سطح پر 9,500 روپے مقرر ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے ٹیکس بڑھانے سے عام آدمی کے لیے تدفین میں مشکلات پیدا ہوں گی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری قبرستانوں میں تدفین کے اخراجات مناسب مقرر کیے جانے چاہیے تاکہ غریبوں کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ کیمرہ مین محمد زامن کے ساتھ جلال حیدر، سچ نیوز، لاہور۔ ادھر کراچی میں غیر قانونی بکرا منڈیوں کے خلاف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ کمشنر کراچی افتخار شاوانی کا کہنا ہے کہ بغیر اجازت کسی بھی جگہ بکرا منڈی غیر قانونی ہے۔ بکرا منڈیوں کے علاوہ کسی بھی جگہ قربانی کے جانور فروخت کرنے پر پابندی ہوگی۔ پابندی 4 اگست تک جاری رہے گی۔ کراچی میں غیر قانونی بکرا منڈیوں کے خلاف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ مزید جانیں گے شاہد اجاز سے۔ جی شاہد آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہ کمشنر کراچی کی جانب سے جو ہے غیر قانونی بکرا منڈی کے خلاف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے اور بغیر اجازت کے کسی بھی جگہ پر بکرا منڈی غیر قانونی جو نہیں لگائی جائے گی۔ بکرا منڈی کے علاوہ کسی بھی جگہ پر جو ہے پابندی کی گئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ہے 4 جگہ کو مختص کر دیا ہے کہ ایسٹ کے اندر جو ہے مویشی منڈی ہے اور ملیر کے اندر جو ہے 2 منڈیاں ہیں اور ویسٹ کے اندر جو ہے 1 منڈی لگائی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے غیر قانونی بکرا منڈی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کمشنر کراچی نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر مانیٹرنگ کریں گے اور اس کے خلاف ان کے کرنے والوں کے خلاف جو ہے بیان کرتی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو ہے جگہ جگہ کچرا پھیلنے کی وجہ سے جو ہے برساتی نالوں کو جو بند ہونے میں کرنی پڑ رہی ہے۔ مقرر بکرا منڈیوں کے علاوہ جو کسی بھی جگہ پر قربانی کے جانور کی بات نہیں ہوگی۔ کمشنر کراچی۔ بہت شکریہ شاہد آپ کا۔
अब तक के लिए इतना ही, कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।